मैं विश्वजीत आप लोगों का नॉलेज मॉल पर स्वागत करता हूं। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। इसे वन साइड में बनाना है। विद इन 20 सेकेंड आंसर हमें कमेंट करके बताना है। ओके, फास्ट बनाना है, आप लोगों को देखें और इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। अच्छा, जब बड़ी संख्या x हो गया को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आ रहा है। इसका मतलब वैल्यू 15 आ रहा है, तो इसका रेशियो क्या हो गया 15:1। इसका मतलब क्या हो गया कि एक संख्या हमारा 15 के रहा होगा तो दूसरा क्या रहा होगा के। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 15k²। ये किसके बराबर दिया हुआ है 9375। यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो 6 टाइम में 90, ठीक है, फिर 2 टाइम में 30 और 75। दैट मीन्स के का वैल्यू हो गया हमारे पास 25। तो पूछ क्या रहा है संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 15 1 16। 16 के का वैल्यू कितना है 25। तो 16 × 25 कितना हो जाएगा 400। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कि उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका आयतन इतना है और आधार का क्षेत्रफल इतना है। तो याद रखिएगा हाइट इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम बाय एरिया। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दिया गया आपके पास 330। एरिया कितना आपके पास 15, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22। ओके, तो क्या रहा होगा सेंटीमीटर में रहा होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है। वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर, दूसरी को 10% के हानि पर बेचता है। ओके, यदि पूरे लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि पहला पर जो लाभ हुआ होगा, पहली पुस्तक पर जो लाभ हुआ होगा, ओके, x1 हो गया, और दूसरे पुस्तक पर जो हानि हुआ होगा वो बराबर रहा होगा, तभी तो कोई लाभ या कोई हानि नहीं है। तो x1:x2 का रेशियो कितना हो गया 1:2। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि एक का सेलिंग प्राइस जो कि टोटल 300 है, तो एक का सेलिंग प्राइस 100, दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा 200। क्या हो रहा है 20% के लाभ पर किसको बेचा जा रहा है, वह पहली को। ठीक है, तो हम लोगों को पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य चाहिए। जब 20% का लाभ है और 100 रुपया सीपी है तो एसपी क्या हो जाएगा 120। तो आंसर हो जाएगा हमारा 120। क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निक है यहाँ पर। इसको क्या किया गया 120% के लाभ, 20% के लाभ पर, इसका मतलब इसको बेचा 120% पर। इसे क्या किया गया 10% के हानि पर, इसका मतलब इसको बेचा 90% के हानि पर। अब देखिए टोटल अगर वो 10% के हानि पर बेचता तो क्या होता, ध्यान दीजिएगा, टोटल अगर 10% के हानि पर बेचता तो क्या होता उसको, तो उसको दैट मीन्स 30% का हानि होता। क्या होता है यहाँ पर 30% का हानि होता है ना। टोटल अगर 10% के हानि, टोटल सारा 300 को 10% के हानि पर बेच देता तो क्या होता 30%, दैट मीन्स 30 रुपये का हानि बोल सकते हैं उसको, 30 रुपये का हानि होता। यहाँ पर देखिए डिफरेंस किसके बराबर है 30 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि 30% बराबर 30। ओके, हम लोगों को चाहिए क्या पहले वाले का विक्रय मूल्य चाहिए। पहले वाले का विक्रय मूल्य कितना 120%, तो 120 के लिए 4 से गुना कर देंगे तो 120% बराबर कितना हो जाएगा 120। आ गया हमारा आंसर। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर या फिर बिल्कुल प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो इस सिस्टम से होके चलेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए धनराशि चाहिए और हो कितना जाता है 2,80,900। तो देखिए ये तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि जब 2,80,900 हो रहा है तो 4.5 लाख तो कभी नहीं हो सकता है और 3.5 लाख नहीं हो सकता है। 2 आंसर ऐसे ही खत्म। अब 6% की चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल में टोटल कितना चेंजिंग होगा, दैट मीन्स कितने का वृद्धि होगा। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है ना a+ab/100, क्या होगा 6+6+36/100, दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 15.6% का वृद्धि होगा। तब देखिए 25 2.5 लाख रुपया, एक हमारे पास 2.5 लाख है ऑप्शन, एक हमारे पास
1.5 लाख का ऑप्शन है। तो 1.5 लाख में अगर 15% का वृद्धि करेंगे, 15% के करीब वृद्धि करेंगे तो कभी भी 28 लाख नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 2.5 लाख रुपया। तो कभी कभी हम लोग सवाल को ऑप्शन से जज करके सॉल्व कर देते हैं, तो ये ऑप्शन से बनाने के लिए था, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हम लोगों को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि 4 संख्याओं का औसत कितना है? 30। ओके, पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट जो है रेस्ट के, ठीक है, रेस्ट के सम का क्या है? हाफ। तो फर्स्ट बाय रेस्ट का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। अब देखिए 4 संख्याओं का औसत कितना है? 30। तो उसका सम कितना रहा होगा? उसका सम रहा होगा 120। अब देखिए फर्स्ट है 1 और रेस्ट है 2, इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 3। 3 से अगर डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 40। ओके, इसका मतलब ये किसके बराबर रहा होगा? 40। ये किसके बराबर रहा होगा? 80। मतलब रेस्ट का सम 80 और फर्स्ट संख्या 40। तो चाहिए क्या? पहली संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है राम और श्याम एक काम को क्रमशः, ठीक है, वो राम जो है एक काम का आपका 18 दैट मीन्स 20/3 दिन में कर सकता है और 15 दिनों में। तो श्याम कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया। कितना दिन काम किया है? 4 दिन काम किया और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। शेष बचे काम को श्याम अकेले ही कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए इसको हम लोग अगर नॉर्मली बनाए तो देखिए 20/3 दिन में पूरा काम करता है, ये 15 दिन में पूरा काम करता है। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? एक दिन में ये 3/20 काम करेगा। ठीक है, और ये एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 काम करेगा। ओके, कितना दिन तक दोनों मिलकर काम किया? 4 दिनों तक। अगर तो 4 दिन में कितना काम करेगा? तो 4 दिन में ये 3/5 काम करेगा और ये 4 दिन में कितना काम करेगा? 4/15 काम करेगा। अब देखिए अगर ऐड करने के लिए तो इसको लिख सकते हैं 12/15, है ना? नहीं, 9/15 हो जाएगा। अगर 3 से इंटू करेंगे 9/15 हो जाएगा। तो दोनों मिल करके 4 दिन में कितना काम करेगा? तो देखें तो 13/15 काम करेगा। दोनों मिल करके 4 दिन में कितना काम करेगा? 13/15 काम करेगा। और रेस्ट कितना बचा? 2/15 काम बचा। अब देखिए श्याम अकेले कर रहा है, एक दिन में 1/15 काम करता है, 2/15 काम करने में कितना दिन लगाएगा? 2 डेज लगाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 दिन। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से देखें तो देखिएगा क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं फटाफट। यहाँ पर राम देखिए तो कितने दिन में करता है? ध्यान दीजिएगा, राम आपका कितने दिन में करता है? 20/3 दिन में। श्याम कितना दिन में करता है? तो ये 15 दिन में करता है। तो काम कितना यूनिट रहा होगा? तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका, जल्दी से बोलिए कितना होगा? 30, है ना? चूंकि देखिए ऊपर का एलसीएम कितना होगा? 30, नीचे 3। ठीक है, तो सॉरी 60/3 कितना हो जाएगा? 20 भी हो जाएगा इसका एलसीएम। चलिए 20 ले लेते हैं। 20 नहीं होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। ठीक है, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तब देखिए राम 20/3 दिन में 60 यूनिट काम करता है। ओके, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? तो 20 से इसको 60 में 20/3 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 9 यूनिट काम करेगा। ओके, और ये एक दिन में कितना यूनिट कर देगा? 4 यूनिट काम करेगा। अब देखिए 9 यूनिट ये और 4 यूनिट ये, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट किया? 13 यूनिट काम किया। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है? 13 यूनिट। काम कितना दिन तक किया? 4 दिन तक। 1 डे में है 13 यूनिट, तो 4 डे में कितना होगा? 52 यूनिट काम होगा। अब रेस्ट कितना काम बचा? टोटल काम 60 है, तो रेस्ट कितना बचा? 8 यूनिट। तो एक दिन में कितना करता है श्याम? 4 यूनिट। तो 8 यूनिट करने में कितना दिन लगाएगा? 2 दिन। आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि फ्रैक्शन में रहने पर आप एलसीएम लेने में थोड़ा कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए हम बोल रहे थे कि पार्ट से बना लेते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है यहाँ पर कि यदि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 6% प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज
6,750 है। तो 3 ईयर्स के लिए कितना है साधारण ब्याज? 6,750। ओके, तो 1 ईयर का कितना होगा साधारण ब्याज? ध्यान दीजिएगा, 1 ईयर का हो जाएगा 2,250। 3 से डिवाइड कर देंगे इसको तो आ जाएगा 1 ईयर का 2,250। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है, तो फिर उसी दर पर और उसी अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहले 1 साल का साधारण ब्याज निकाल ले। कितना हो गया? 2250। अब आपको क्या करना है, पहले 2250 का 6% निकाल के रख लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा 5 4 5 5 जा, और ये 5 2 2 3 जा, कितना हो जाएगा? 135। फिर क्या करें आप, 135 का फिर ये 6% निकाल के रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा ये 5 2 27, फिर ये 20, 2 3 जा 2 10, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8.1। ओके, यहाँ तक निकाल के रख लीजिए। जब 3 वर्ष का रहे तो इसका R% और जो वैल्यू आए यहाँ पर उसका R% निकाल के रख लीजिए, निकाल के रख लीजिए। ठीक है, निकाल के रख लिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 670 रुपया पहले साल का ब्याज हो गया, ये फर्स्ट ईयर की बात हो गया। अब देखिए, जब सेकेंड ईयर जाएंगे तो CI है, CI में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, तो सेकेंड ईयर क्या होगा, पहले तो सॉरी 670 नहीं, फर्स्ट ईयर का कितना हमारे पास 2250, तो फर्स्ट ईयर का कितना लग जाएगा, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर का जो लगेगा हमारे पास कितना लग जाएगा 2250, फर्स्ट ईयर का तय हो गया। जब सेकेंड ईयर पर आएंगे तो फिर 2250 रुपया लगेगा और 2250 का 6% इस पर भी लगेगा, चूंकि CI है तो ब्याज पर भी ब्याज लगना है, तो 2250 का 6% कितना आ जाएगा 135, ये लगना है। फिर ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड ईयर की बात था। अब थर्ड ईयर जब जाएंगे तो फिर पहले 2250 रुपया लगेगा, बाकी जो जो जितना इंटरेस्ट था सब पर 6% लगेगा, तो 2250 का 6% 135 पहले से निकाल चुके हैं। फिर इस 135 पर लगेगा 6%, 8.1 पहले से पता है। फिर 2250 का लगेगा 6%, कितना 135, जितना ड्यू था पीछे का सब पर ब्याज इंटरेस्ट दे चुके, तो 3 साल कंप्लीट हो गया। अब कितना हो गया टोटल, तो ये और ये तीनों को जोड़ेंगे तो 6,750, ये तो होगा ही होगा क्योंकि पहले ही बता चुका है 3 साल का इतना है। ओके, अब देखिए 135 135 135 135, तो 3 टाइम्स हो गया, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, आपका हो जाएगा 300। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 300 415 415 नहीं 405। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस कितना हो जाएगा 8.1, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 8 5 13 5 1 6 7 4 11 6 1 7, यानी कि 7163.1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। ओके, क्लियर है, इस तरह से बनाएंगे। बाकी आप अगर इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे किसी और तरीके से तो बहुत टाइम ले रहेगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि जब 5 टू द पावर 70 और 7 टू द पावर 70 को 24 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या है। एक बात याद रखिएगा कि अगर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n रहे और n इज ऑड, n इज ऑड, ठीक है, n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, देन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज डिविजिबल होता है, ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस बी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है यहाँ से कि 5 टू द पावर 70 अब प्लस 7 टू द पावर 70 को 74 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो आप देखिए 7 टू द पावर 70 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर का पावर 70, 7 टू द पावर 70 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर का पावर 70, क्या हो जाएगा, सॉरी 70 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा आपका 35, यहाँ भी कितना हो जाएगा 35, तो कितना हो जाएगा 25 का पावर 35
प्लस 49 का पावर 35। अभी हम बताए ना कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, अगर n ऑड है तो ये हमेशा डिविजल होता है a प्लस b से। तो 25 पर पावर 35 ये भी ऑड ये भी ऑड है, दोनों सेम है, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 25 प्लस 49 से डिविजिबल होगा। इसका वैल्यू कितना है 74। इसका मतलब ये वैल्यू पूरा 74 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में अनीता को 31% अंक प्राप्त हुए और 16 अंक से फेल कर गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ रहा होगा, कुछ ना कुछ पास परसेंटेज रहा होगा। एक हम ड्रॉ कर दे, अच्छा सा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पास वाली बात है, कुछ पास के लिए फिक्स है। अनीता को कितना हुआ 31% प्राप्त हुआ और 16 अंक से फेल कर गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा वो 16 रहा होगा और यहाँ पर 31% है। ओके फिर बोल रहा है कि सुनीता को 40% अंक प्राप्त हुआ जो उत्तीर्णांक से 56 ज़्यादा है, तो इसको कितना प्राप्त हुआ 40%। ओके, और ये क्या है उत्तीर्णांक से 56 ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर जाके इसको 40% प्राप्त हुआ है और जो उत्तीर्ण होने के लिए पास होने के लिए चाहिए इससे ये 56 ज़्यादा है, ठीक है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, तो अब बताइए कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हुआ 9%। तो 9% बराबर क्या हो गया, ये सम हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 5 1 72 हो जाएगा। इसका मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा 8। पूछ क्या रहा है अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक किसके बराबर होगा 100%। तो 100% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 800। ओके, चलिए इसमें से क्या रहा होगा, कोई एक ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस 2624 को 800 बना देते हैं और आंसर हो गया डी। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, तो छोटी संख्या का योग क्या है। तो देखिए ये एक सिंपल सा संख्या दिया गया आपके पास 210। इसको क्या करें, अगर हम लोग देखें 210 है ना, तो आप या तो मेंटली सोच सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा 5 × 6 × 7, तब ना 210 बना होगा। क्यों 6 पंचे 30 और 7 210 हो गया। या आप अगर अरेंज नहीं कर सकते तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 370 फिर 2 35 फिर 7 5 ऐसा हो गया। अब आप अरेंज कर लीजिए यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए 3 दूनी 6 और 7 5, तो 5 6 7। क्यों, क्योंकि क्रमिक संख्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है। तो अब पूछा जा रहा है दो छोटी संख्याओं का योग, तो छोटी संख्या क्या है 5 और 6, तो इसका योग कितना हो जाएगा 11। ओके, चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो एक लाइक बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किए तभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। हम ये भी आशा करते हैं कि आप लोगों से बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन कंडीशन है एक नज़र में बनाना है, ठीक है ना, सॉल्व इन वन साइट, देखे बना देना है। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।